स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे कुछ सरकारी कंपनियों की और उसका बेस होगा आईआरएफसी का ओएफएस। देखिए, आप याद करो अभी कुछ दिन पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ओएफएस आया था जिसमें सरकार ने हिस्सा बेचा। उसके बाद बीएचईएल का ओएफएस आया था जिसमें सरकार ने हिस्सा बेचा। अब आईआरएफसी का ओएफएस आया। ओएफएस को जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनसे ठंडा रिस्पांस थोड़ा सा मिला है, मतलब 95% ही सब्सक्राइब हो पाया ऑलमोस्ट। आज रिटेल पोर्शन के लिए आज खुला है ओएफएस। 104 रुपये 12 पैसे के हिसाब से उन्होंने कल बोली लगाई और 95% ही ये सब्सक्राइब हुआ, यानी कि एक पोर्शन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वाला रह गया, करीब 5% सब्सक्राइब नहीं हुआ। अब फ्लोर प्राइस 104 का है। संस्थागत निवेशकों ने करीब 2326 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे वो इस ओएफएस के जरिए। 4% हिस्सा सरकार को बेचना था ओएफएस में। सरकार का ऑलरेडी कंपनी में 36.36% हिस्सा है। ओएफएस थोड़ा ठंडा पड़ा है, लेकिन अभी तक हमने जो एक दो काउंटर देखे हैं, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इफ थोड़ा सा हम बैक में जाएं तो अराउंड 54-55 रुपये के आसपास उनका ओएफएस आया था और वहाँ से एक बेहतरीन चाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दिखाई। बीएचईएल में करीब 254 के आसपास आया था, वहाँ से भी काउंटर थोड़ा सा ऊपर है। अंशुल भाई, 104.5 के आसपास ये काउंटर चल रहा है। सरकार का 4% का हिस्सा बिक जाएगा ऑलमोस्ट, अगर रिटेल कैटेगरी से भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन आ जाता है। आपको लगता है ये बाउंस बैक कर पाएगा या आपको रेलवे में ये समझ ही नहीं आता काउंटर? मेरे को याद है 187 रुपए से जुलाई 2024 से मैं बताते आ रहा हूँ बाइंग क्लाइमेक्स है। पहले 50% चांस है 80% करेक्ट होगा, 80% चांस होगा 50% करेक्ट होगा। 50% करेक्ट हुआ था और लो बना था 3 मार्च 2025 को। 52% करेक्ट होके वहां से 244 दिन इसने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और फाइनली 106.47 का जो लेवल था गैप के साथ निकला आईआरएफसी में। तब से खराब है स्टॉक। 85 रुपए और 63 रुपए का टारगेट खुला हुआ है। सवाल मेरे ख्याल से आपने आईआरएफसी पे ही पूछा था क्योंकि चार्ट बीएचईएल का लगा था। जी, वो तीनों ही काउंटर थे, तो सवाल आईआरएफसी पर ही था, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अंशुल भाई और प्रदीप भाई, अब मैं आगे की स्टोरी पर चलता हूँ। देखो, आईआरएफसी मतलब ओएफएस आ गए हैं। अब ज़्यादातर सरकार उन काउंटर्स को टारगेट कर रही है जहाँ पर कि 75% से ज़्यादा का हिस्सा है उनका। अब आप वो एक लिस्ट देख लेते हैं जिसमें सरकार का हिस्सा 75% से ज़्यादा है। पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, करीब 94% हिस्सा है। इंडियन ओवरसीज बैंक 93%, यूको बैंक में करीब 91%, सेंट्रल बैंक में 89%, एलआईसी में करीब 96.5% है। केआईओसीएल में तो 99% हिस्सा है। आईटीआई 90%, फैक्ट 90%, मझगांव डॉक 81%। ये कुछ एक कंपनियां हैं जहां पर मैं एक एक करके बात करूंगा। प्रदीप भाई, अब चूंकि देखिए, जब एक बाहर आती है, एक समय आता है ना, तो उसमें कई सारी कंपनियां अलर्ट मोड पर आ जाती हैं। अब पीएसबी और आईओबी, यहाँ पर करीब 93% हिस्सा है सरकार का। देखो, सारे सरकारी बैंक चल गए, यूनियन बैंक चला, बैंक ऑफ बड़ौदा चला, कैनरा बैंक चला, एसबीआई चला। ये थोड़े सुस्त कैटेगरी में चल रहे हैं। ये हैंगओवर है एफपीओ का, लग रहा है चार्ट से देख के। और कहाँ तक जा सकते हैं, क्या रेंज रहेगी इनकी? कौन सा, पीएसबी आईओबी? जी जी देखिए, पीएसबी अभी भी 25 के रेंज पे चल रहा है। मैं इसमें भी, मेरा नेगेटिव व्यू है। मैं पॉजिटिव हो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर हम यूको बैंक देखेंगे, यूको बैंक पे भी सेम व्यू रहेगा। कहीं ना कहीं इसमें फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं है, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें अभी भी 40 के रेंज पे आसपास का प्राइस चल रहा है। ये भी मेरे को सही नहीं लग रहा है, अभी भी ये रेंज के अंदर चल रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 4 बैंक की सिमिलर पैटर्न है और कुछ भी बैंक पे कहीं ना कहीं आप ट्रेंड या तो कुछ भी हायर हाई फॉर्मेशंस मुझे नहीं दिख रहा है और लगातार ये लास्ट हो रहा है 1 से 1.5 साल। तो इसीलिए चारों का चारों बैंक की अवॉइड करना है। एंड आईआरएफसी जो अभी आपने बताया था, इसमें मैं अंशुल जी के साथ ही जाना पसंद करूंगा। मैं भी बहुत टाइम से, इनफैक्ट बजट से पहले भी मेरा नेगेटिव व्यू था, बजट के बाद भी अभी नेगेटिव व्यू है। उल्टा मेरा डर है, अगर बाई चांस 100 जो साइकोलॉजिकल लेवल है आईआरएफसी का, ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट तो 82 83 से पहले मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं ये एक बार तो नेगेटिव व्यू रहेगा, तो इसीलिए फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं है। और किसी का भी अगर पोजीशन है तो एक बार उछाल में एग्जिट होने का प्लान ही ढूंढिए। बिल्कुल ठीक है।
तो यहाँ पर IRFC में उछाल में निकलना है, प्रदीप जी ने भी बोल दिया। और बाकी 4 बैंक जो छोटे छोटे हैं, जिनमें कि सरकार का 90% के करीब का हिस्सा है, भले ही वो यूको बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, IOB हो, PSB हो, इन सभी में अभी उतनी स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। अंशुल भाई, LIC इसका तो कुछ समय पहले IPO भी आया था, अब थोड़ा तो प्रेशर सरकार पर भी है कि भाई पैसा बटोरे, और कंपनी का शेयर नहीं चला, अब क्या करें। LIC का IPO की धूम बड़ी मची थी। क्या लग रहा है सर, इसमें कोई OFS या कुछ इस तरह का सरकारी हिस्सा बिकने की कुछ ऑन चार्ट कोई संभावना दिख रही है कि यहाँ पर ये शेयर की अंडर परफॉर्मेंस कुछ दिख रही हो या आउट परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार बैठा हो? देखो, LIC की बड़ी लंबी कहानी है, और यहाँ कंपनी में काफी झगड़ा भी LIC के चक्कर में मेरा हो गया था। मैं क्लियरली LIC के IPO पे नेगेटिव था, मैं किसी को भी सब्सक्राइब करने की सलाह नहीं दे रहा था, मैं हमेशा LIC को मना करता हूँ। अब बात ये थी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कि LIC का इतना बड़ा IPO है, पूरे मार्केट में हाइप है, हर कोई इतना हाइप्ड अप कर रहा है, बहुत सारे अकाउंट खुल जाएंगे, अगर आप सब्सक्रिप्शन बोल देंगे तो हमको अकाउंट खोलना आसान हो जाएगा। मेरे मुंह से कभी नहीं निकला, उस चक्कर में बहुत यहाँ लड़ाई झगड़े भी हुए, बट आपको पता है मैं जिद्दी आदमी, मैं अपने व्यू के साथ चिपका रहा। LIC का हाल आप देख ही रहे हैं, मेरे को नहीं लगता LIC में आगे भी बहुत पैसा बनेगा। केवल 4% का फ्री फ्लोट है, 21% का फ्री फ्लोट झेल नहीं पाएगा ये स्टॉक। जब भी आएगा डिस्काउंट में ही आएगा, और प्राइवेट प्लेयर इनसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब वो बात नहीं रह गई कि LIC में गारंटी है, एंडाउमेंट प्लान में जो इनने काटा है उतना किसी ने नहीं काटा। 1 लाख पे 1 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हो और इतना प्रीमियम ले रहे हो रिटर्न देने के नाम पे, अगर कल को मैं निकल लिया 1 लाख रुपए में, पीछे परिवार का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब ये चीज लोगों को समझ में आने लगी है कि टर्म प्लान आपको खरीदना चाहिए, ना कि एंडाउमेंट और इस टाइप के प्लान। तो जैसे जैसे चीज समझ में आने लगेगी LIC का और कम होता जाएगा, क्योंकि एंडाउमेंट प्लान पे ही अपनी मेजर कमाई करते थे। तो मेरा कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, आगे भी नहीं होगा। आप जब पूछेंगे मेरा व्यू इस पे नेगेटिव ही रहेगा। हो सकता है ये 650 और 550 भी टेस्ट कर ले, और फ्री फ्लोट पूरा 25% आते आते, क्योंकि गवर्नमेंट है तो उनको समय ज्यादा मिल जाएगा। जब तक ये 25% फ्री फ्लोट नहीं आता और धंधा प्राइवेट कंपनी के लेवल पे एग्रेसिव नहीं होता, आई वुड कंप्लीटली अवॉइड दिस स्टॉक। अच्छा अंशुल जी, आपको मुझे पता है कि थोड़ा जाना है, तो 1-2 काउंटर पर और व्यू दे दीजिए। ITI और फैक्ट, इन दोनों में भी 90% होल्डिंग है सरकार की, इन दोनों पर आपका व्यू सर? ITI भी नेगेटिव, फिलहाल नेगेटिव दिख रहा है चार्ट पे। 50 मंथ मूविंग एवरेज 241 रुपए तक नीचे आ सकता है। बाकी ITI में आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हाई बीटा काउंटर है, तो जब भी कहीं बेयर ट्रैप बने, लो स्वीप हो, तो एक 10-12% की बाउंस बैक के लिए आप प्ले कर सकते हो। वो छोटे छोटे मौके इसमें बहुत मिलते हैं, तो ये इंटरेस्ट में रहता है काउंटर। बट लॉन्ग टर्म के नजरिए से मेरा मतलब फंडामेंटली कुछ अगर स्टोरी हो तो अलग बात है, बट टेक्निकली लॉन्ग टर्म में कोई बहुत अच्छी स्टोरी इसमें नहीं है। छोटे छोटे 8-10% के मूव ट्रैप्स पे बनते रहेंगे, और जब जब बनेंगे तो हम आके बता देंगे। दूसरा काउंटर कौन सा था सर? सर एक ITI, एक फैक्ट। फैक्ट में भी आपको याद होगा जब ब्रेकआउट फेल हुआ था 905 के नीचे, तब से हम एग्जिट के मोड में बैठे हैं, और नीचे ये स्टॉक आ सकता है 670 रुपए तक। याद रखिए 2-3 महीने बाद मॉनसून की स्टोरी सब बिल्ड होना स्टार्ट होगी, तो इन सब काउंटर्स में अपसाइड मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। हो सकता है उसके पहले एक बार 670 दिखा दे। ठीक है अंशुल भाई, 11:59 हो गए। बिल्कुल आपको दूसरी जगह भी जाना है, तो आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। फटाफट से डिस्क्लेमर दे दीजिए अगर आपने याद कर लियो तो। तो जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। ऐसे सजेशन हम अपने ऐसे कॉल हो हम गया, अपने क्लाइंट समझ आ गया अंशुल भाई। अरे आप वो चला देना यार, आपको जो वो फोटो भेजी है वो चला दे, इतना नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया। इससे अच्छा तो पहले आप प्रदीप से पूछ लिया होता, मैं खाली डिट्टो बोल के निकल जाता। ठीक बात है, चलो ठीक है अंशुल भाई, हमने चला दी आपकी डिस्क्लेमर, हम समझ गए, अभी याद नहीं हुई है। आपसे ज्यादा खुश आज प्रदीप होगा कि फाइनली उसके इतना डंडा करने के बाद मैंने इमेज भी बना दी, सब जगह दे भी दी, धीरे धीरे याद करना भी स्टार्ट कर दिया। आज सुबह भी टीवी पे डिस्क्लेमर दिया था, हर जगह देना स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे ज्यादा खुश प्रदीप ही होगा।
बिल्कुल, वो हंस भी रहे हैं तो जी मैं तो खुश हूँ, बहुत नहीं खुश हूँ कि आप नहीं, डिस्क्लेमर दे रहे हो, और ये सब चीज जगह पे लेकिन जाके सर वही बोल रहा है कि प्रदीप ने डंडा दिया है तो डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, हल्दर ने कुछ नहीं बोला है। अब मैं कल नहीं नहीं, लेकिन ये भी मैंने बताया सर कि ये बहुत अच्छी चीज है जो नोटिस कराई गई है। इस चीज के लिए हम अपनी कंप्लाइंस टीम को दोष देंगे कि जो चीज उनको बताना चाहिए वो मुझे बाहर के लोग बता रहे हैं, जबकि ये चीज अंदर से आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं, पूरी कंपनी खतरे में आ सकती थी। तो ये कंप्लाइंस डिपार्टमेंट को विजिलेंट होना चाहिए था, जो वो नहीं है। तो ये गलती है कंपनी फ्रंट पे, तो हमारी गलती है कि हम ये चीजें हल्के में ले रहे थे। नहीं नहीं, हल्के में नहीं, आप वैसे ओरली तो डिस्क्लेमर दे रहे थे, लेकिन चलिए लिखित में भी आ गया, अच्छी बात है। चलो अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए। प्रदीप भाई, 2 शेयर और रह गए हैं, KIOCL और मझगांव डॉक। ये दोनों काउंटर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार का OFS हो सकता है कभी भी इनमें भी अनाउंस हो जाए। जी देखिए, मझगांव डॉक पे मैं समझता हूँ कि अभी भी ये फेयर वैल्यू नहीं है, आपको इजीली 2050 2000 तक भी आते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले भी देखेंगे, अगर 3 से 4 5 बार सपोर्ट लिया था, ऑलमोस्ट 2000 1950 के रेंज पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि अभी करेंट जोन से भी 250 पॉइंट का एक रिस्क है, तो इसीलिए अगर किसी के पास है, यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि नीचे आ सकता है, तो उस हिसाब से आपके पोजीशन को आप बिल्ड कीजिए। लेकिन फ्रेश बाय अभी करेंट जोन से नहीं होगा, कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में है, ये इंटैक्ट रह सकता है। KIOCL अभी 343 344 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अगर हम देखेंगे 330 के रेंज पे एक सपोर्ट है, ये अगर जब तक सस्टेन होता है आपको बने रहना है, फ्रेश बाय अभी इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फ्रेश बाय इसमें भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ज़्यादातर शेयरों में प्रदीप भाई एक व्यू बन के आया कि जिनके OFS आ सकते हैं या जिन पर खतरा मंडरा रहा है सरकार के OFS का, OFS जनरली डिस्काउंट में है। BHEL का OFS आया था 8% डिस्काउंट पर था CMP से। IRFC का OFS आया, वो डिस्काउंट पर आया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का OFS आया डिस्काउंट में, लेकिन उसको रेस्पॉन्स इतना अच्छा मिला कि काउंटर खुश हो गया और वो भाग गया ऊपर। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हिस्ट्री ऐसी थी कि उसने लगातार 3-4 साल में PSU बैंक्स में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करा था, इसलिए उसको रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल गया। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई काउंटर आपको इनमें से लग रहा है कि, मैं एक बार चाहे लिस्ट आपको दोबारा दिखा देता हूं, कि इससे तो सर हाथ मत लगा देना, फंस जाओगे। आपने 4 PSU बैंक्स बोले, KIOCL बोला, मझगांव डॉक बोला, LIC ITI और फैक्ट पर मैंने अंशुल जी से व्यू लिया। अगर आपको कोई लग रहा है कि इसको हाथ मत लगा देना, ये फंसवा देगा, वो कौन सा है? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें से कोई भी एक चार्ट अभी जो है अच्छा नहीं लग रहा है जो मैं बाई मैं करूं या तो मैं होल्ड भी करूं। मैं तो पूरा का पूरा लिस्ट ही यहाँ पे इग्नोर करना पसंद करूंगा। ओनली मझगांव डॉक डिफेंस में है, अच्छा लगता है, लेकिन करेंट जोन से नहीं। यहाँ से भी मेरे को 250 300 पॉइंट का एक डाउन साइड चाहिए, तब जाके थोड़ा बहुत उस टाइम पे एक अच्छा वैल्यू मिलेगा, तब जाके मैं होल्ड पे रखूंगा। और जो पहले OFS आया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अभी भी 74 के रेंज पे चल चल रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। आपको 88 90 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। बाकी इस लिस्ट में सर अभी इग्नोर ही करना है। बिल्कुल ठीक है। 54 रुपये 55 रुपये का FP जो OFS आया था वो 74 रुपये हो गया। इसमें हैंगओवर भी खत्म हो गया ना, 75% से कम इसकी होल्डिंग, इसमें सरकार की होल्डिंग आ गई और 40% लगभग ये शेयर अपने OFS प्राइस से चल चुका है। बेहतरीन काउंटर चला ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बिल्कुल ठीक है प्रदीप भाई, आपने सारे शेयरों पर अपनी राय दी ऑलमोस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब फटाफट से जो अंशुल जी पूरा नहीं कर पाए वो आप अपने एंड पर अपनी कंपनी के बिहाफ पर कर दीजिए डिस्क्लेमर। जी देखिए, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, एंड मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में भी नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे डेफिनेटली सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। एंड बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको एंड मनी नाइन्स के सारे दर्शकों को। हैव ए गुड डे सर। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच।